गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, भारत स्किल एमसीक्यूज मैंने चला रखी है। ये टेट थ्योरी का 5वां लेक्चर होगा, जो कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए होगा। इसमें मैं सेल एंड बैटरी चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो जैसे कि लिखा है, मॉड्यूल नंबर कौन सा है, सेल एंड बैटरीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसी कौन सी डिवाइस होगी जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो फोटोवोल्टेइक सेल। देखो, फोटोवोल्टेइक सेल क्या होती है, जो ऊपर से प्रकाश आता है उसको क्या करती है, स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करती है, ठीक है। तो एलईडी क्या होता है, एलईडी वो होती है जिसमें हम सप्लाई को देते हैं और ये प्रकाश को उत्पन्न करती है। जबकि कहा है कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करना है या फिर स्टोर करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, यही इसका आंसर होगा, कौन सा, फोटोवोल्टेइक सेल। इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि विच लो सेकेंडरी सेल वर्क। तो सेकेंडरी सेल जो होती है, सेकेंडरी सेल्स का मतलब वे सेल्स होती हैं जो कि एक बार रिचार्ज करने के बाद, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा से रिचार्ज किया जा सके या दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरीज वगैरह होती हैं, ये सब सेकेंडरी होती है। घर में जो इन्वर्टर वगैरह लगा होता है तो भी सेकेंडरी सेल्स होती हैं या सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी उनको एक बार हम यूज कर सकते हैं, यूज करने के बाद दोबारा से हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज दोबारा से उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बैटरी प्राइमरी होती है, वो एक बार चार्ज होने के बाद, एक बार यूज करने के बाद उनको फेंक दिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं बस। अब देखो, सेकेंडरी में कहा है कि विच लॉज, जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो वो करती हैं फैराडे के नियम पे, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पे काम करती हैं। तो दूसरे का सी आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी कैलकुलेट द मास डिपोजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि विद्युत घट्टे के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र काम में आता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं। देखो क्या होती है कि जो सेल्स या बैटरीज वगैरह होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है दो, और ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, कंपोजिट या फिर डले हुए होते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके अंदर रिएक्शंस वगैरह होती हैं। तो रिएक्शंस वगैरह जब इन्हें चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो इन पर रिएक्शंस होती हैं प्लेट पर। तो इनकी प्लेटों पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जमने लगता है। क्या होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट जमने लगता है। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि इसकी जो गणना है, द्रव्यमान जो यहाँ पर जमेगा, उसकी गणना कैसे करेंगे। तो वो क्या होता है, उसकी गणना करते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पे काम करती है वो, जो कि अभी पीछे देखो ये क्वेश्चन गया था, ये वाला फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके नियम पे काम करता है। तो इसमें होता क्या है, M बराबर ZIT होता है। क्या होता है, M बराबर ZIT, या फिर M बराबर Z क्यों आप कह सकते हो। इसका अर्थ होता है कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो होता क्या है कि सप्लाई देने का मतलब ही क्या होगा, आई मतलब करंट जो आई बराबर Q/T होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आवेश होता है, जितना हम आवेश इसमें प्रोवाइड करेंगे उतना ही मास ये द्रव्यमान क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट का, किस पे, इलेक्ट्रोड पे चढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, M बराबर ZIT, तो होगा कौन सा, B इसका आंसर होगा, ठीक है। Z जो होता है ये केमिकल इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट। और M बराबर क्या होता है, मास होता है, जो कि इसके अंदर सप्लाई या फिर आवेश देने से इलेक्ट्रोड पर जमता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो तीसरे का जो आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो गया। कौन सा, बी। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि बताना, सही है, कि जो कैपेसिटी है बैटरीज की वो हम कैसे डिनोट करते हैं, फिर बता सकते हैं। तो देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इस क्वेश्चन को याद करने का। आपने अपनी मोबाइल की बैटरी जब आप चेक करते हो तो कैसे चेक करते हो, आप पूछते हो कि भाई आपकी मोबाइल की बैटरी कितने mAh की है, कितने mAh की है। तो यहाँ पर ये जो AH है ना, AH का होता है एम्पियर, AMPERE एम्पियर, और H का मतलब होता है हवा, HOUR। तो मिली एम्पियर हावर, M का मतलब हो गया यहाँ पे मिली, MILI, मिली एम्पियर आवर। तो मिली तो एक संख्या होगी 10 की पावर -3 मिली,
ठीक है। और यहाँ पर एम्पियर हावर ये यूनिट हो गई है। तो आप देख लीजिए एम्पियर हावर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ द प्लेट्स इन द सेकेंडरी सेल। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी सेल के अंदर जो प्लेट्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी बैंड हो जाती हैं, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बैंड हो जाती हैं। तो ये बैंड होने का क्या कारण होता है, तो ये बैंड होने का कारण होता है बकलिंग। क्या होता है, BUCKLING। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये बकलिंग की वजह से होता है। पांचवें क्वेश्चन का ए आंसर हो गया, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट बतानी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, IT। देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, COULOMB, कूलाम, ठीक है। इसकी यूनिट ये होती है, लेकिन एक और इसकी यूनिट होती है, इसके फॉर्मूले से निकालते हैं हम। T मतलब टाइम होता है, टाइम की सेकंड होती है, और I का मतलब एम्पियर होता है, ठीक है। तो बनती है AMP, एम्पियर सेकंड। इसकी एक और यूनिट बनती है एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका D आंसर होगा, क्योंकि एम्पियर सेकंड तो है नहीं, केवल एम्पियर ही है। यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या है, कूलाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 का आंसर कौन सा होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। तो ये आपको ध्यान ही रखना है, लिथियम सेल का आउटपुट कितना होता है 2.5 लिथियम सेल का, ठीक है। लिथियम सेल का आउटपुट 2.5 होता है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 8वें क्वेश्चन में कहा है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी का आवेशन करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। इसका मतलब समझिए, देखो इंग्लिश में बता दूं आपको, इसमें मेथड, चार्जिंग मेथड प्रयोग करना है। आपको बताना है कि कौन सा चार्जिंग मेथड ऐसा है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में हाई रेट का मतलब ज़्यादा एम्पियर रेटिंग से उसको चार्ज किया जा सके, मतलब चार्ज करने में कम समय लगे। तो चार्ज करने में अगर कम समय लग रहा है तो उसमें एम्पियर रेटिंग ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, एम्पियर रेटिंग ज़्यादा होती है, तो उस वाली चार्जिंग को कहे बूस्ट चार्जिंग, ठीक है, बूस्ट चार्जिंग। एक और मेथड है, वैसे तो 8वें का जो आंसर है वो बी है, लेकिन आप ध्यान रखना, ये जो ट्रिकल चार्जिंग है ना, ये एक ऐसी चार्जिंग होती है, इसके अंदर टाइम जो है ना, टाइम वो बहुत ज़्यादा होता है चार्जिंग का, मतलब चार्जिंग करने के लिए समय बहुत ज़्यादा लगता है। और जो इसकी रेटिंग होती है ना, करंट की रेटिंग, वो बहुत कम होती है। करंट की जो रेटिंग होती है जिससे चार्ज किया जाता है वो कम होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो चार्जिंग मानी जाती है वो ट्रिकलिंग चार्जिंग होती है, इसमें बैटरी ख़राब नहीं होती। जबकि इस वाली बूस्टिंग चार्जिंग में बैटरी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, 8वें का आंसर क्या है, 8वें का आंसर है बी। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि विच इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। तो एक क्या होता है कि कार्बन जिंक ड्राई सेल का मतलब होता है शुष्क सेल, इसमें किस प्रकार का विद्युत घटक का आप उपयोग करते हो। तो इसमें ध्यान रखना, आप जो है ना अमोनियम क्लोराइड जो कि बी पर है, बी ऑप्शन में है, अमोनियम क्लोराइड का आप प्रयोग करते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन जस्ता या कार्बन जिंक ड्राई सेल जो होती है उसमें अमोनियम क्लोराइड वाला इलेक्ट्रोलाइट आप प्रयोग करते हो। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता क्या है, वो एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, और कब होती है, जब इलेक्ट्रोड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स में डालते हैं और यहाँ पर सप्लाई देते हैं, ठीक है। सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई जब देते हैं जब ये चार्ज नहीं होती है। अगर ये चार्ज होती है तो इसमें हम लोड कनेक्ट करते हैं तो तब भी रिएक्शंस होती हैं, पर वो रिएक्शंस अपोजिट होती हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो कि केमिकल रूप में स्टोर्ड है वो कहाँ जाएगी, आउटपुट पर जाएगी। 9 का आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ओके। देखो 10वें क्वेश्चन में कहा है कि विच इफेक्ट कॉजेज बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज लिक्विड। मतलब कौन सा कारण ऐसा हो सकता है जिससे पास करेगी इलेक्ट्रिक करंट, किसमें, एक लिक्विड में पास करेगी। तो हीटिंग होता है, या फिर लाइटनिंग होता है, या मैग्नेटिक होता है, फिर केमिकल होता है। तो कौन सा होगा, वो केमिकल होता है। देखो पानी के अंदर जो करंट फ्लो होती है ना, वो आयंसों के रूप में होती है, कि IONS, और आयन जो है वो केमिकल्स रिएक्शन करने में काम आते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो 10वें का आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें में क्या कहा गया है। 11वें में कहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में जो नेगेटिव प्लेट होती है ना, नेगेटिव प्लेट, वो आप ध्यान रखना किसकी बनी होती है, वो स्पंजी शीशा मतलब लेड, तो स्पंजी शीशे की बनी होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11वां और 12वां क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा है विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ ए मेटल सरफेस। जो मेटल सरफेस है उसमें संक्षारण को रोकने का जो तरीका है, धातु जिससे खराब ना हो, वो कौन सा हो सकता है? वो होता है कैथोड प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन, कैथोड सुरक्षा होती है। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखना, 12वें का आंसर बी है। बाकी 13वां क्वेश्चन देखिए विच सेल इज मोस्ट ऑफन टू यूज इन डिजिटल वॉचेस। तो देखो डिजिटल वॉचेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो सेल है वो मरकरी। कौन सी? मरकरी। ध्यान रखना डिजिटल वॉचेस के अंदर विच सेल इज मोस्ट ऑफन से यूज, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली कौन सी है? मरकरी। तो सी आंसर होगा इसका 13वें का। 14वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है? व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द रिवर्स पोलैरिटी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। यदि एक सेल को इसमें कहा है यदि एक सेल को हम कनेक्ट करते हैं विद द रिवर्स पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में बहुत सारी सेल्स कनेक्ट हैं, ऐसे कह लो इस प्रकार से। यहाँ पर इसका जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो है ना किसी एक का नेगेटिव है और पॉजिटिव है। हमने इस प्रकार से सेल को कनेक्ट कर रखा है और ये कह रहा है पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका टोटल जो वोल्टेज होगा तो वो क्या होगा, या फिर इस वाले परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये बताना है। तो ये क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। इसका सी आंसर होगा क्योंकि विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। अगर हम सेल्स जो है आपकी, अगर ये सेम पोलैरिटीज़ की हैं, से ये 5 वोल्ट की है, ये भी 5 वोल्ट की है और ये भी 5 वोल्ट की है, अगर ये सभी पैरेलल में कनेक्ट है और अपोजिट पोलैरिटी में है, तो इसमें क्या होगा कि वोल्टेज तो समान है और इसकी अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल ऑल ओवर जो हो जाएगा वोल्टेज वह क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो एक पाथ बनेगा वो कौन सा बनेगा, शॉर्ट सर्किट का पाथ बनेगा। ठीक है, विल गेट शॉर्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेल सभी शॉर्ट हो जाएंगी। तो 14 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वें क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेक्टर विच इज द बैटरी चार्ज। तो बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या काम है? तो फाइन सेलेक्टर स्विच का आपको काम बताना है क्या? यदि आपको इसका आंसर पता है तो बताइए, वरना मैं बताता हूँ आपको। देखो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिलेक्ट द करंट रेटिंग। जो सेलेक्टर स्विच होता है वो क्या करता है, जो करंट है, करंट रेटिंग को जिसके द्वारा उसको मतलब जिस रेटिंग से उसको चार्ज किया जाना है, उस करंट को कितना देना है उसको चार्ज करने के लिए, तो वो जो काम करता है वो कौन करता है, वो सिलेक्टर स्विच करता है। ठीक है, सिलेक्टर स्विच का काम क्या, करंट रेटिंग को डिसाइड करना, ये चीज़ आप कह सकते हो। ठीक है, 15वें का आंसर क्या है, ए है। तो देखिए 16वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर पर आपको इफेक्ट बताना है, प्रभाव बताना है। कब? जब टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सोलर सेल पे जब टेम्परेचर पड़ता है तो उसकी आउटपुट पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो होता यह है कि देखो सोलर पैनल है, लाइट्स वेव आ रही हैं, लाइट्स वेव थोड़ी गर्म होती हैं तो पैनल को क्या करती हैं, वो गर्म करती हैं। ठीक है, पैनल की जो ऊपर वाली सरफेस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी गर्म हो जाती है। अब ये जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतना ही आउटपुट में पावर हमें मिलेगा, या फिर कह लो उतनी ही एनर्जी हमारी बैटरीज में स्टोर होगी। सीधी सी बात है। यदि ये लाइट्स वेव कम हो जाएंगी तो आउटपुट पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को जो आंसर है वो दे रखा है भारतीय स्कूल में डी, कि डिक्रीज विद द टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर इसका बी होना चाहिए था, मतलब बी और डी दोनों होने चाहिए थे, लेकिन इसका जो आंसर है वो भारतीय स्कूल में डी दिया है। ठीक है, डी ही आपको लगाना है। बाकी मैं आपको बता दूँ, देखो मैंने कहा ना कि इंक्रीज विद द टेम्परेचर, जितनी लाइट वेव्स इंक्रीज होगी उतना ही आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ये भी इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, बट लेकिन इसका आंसर कौन सा दे रखा है, डी। तो आपको डी ही टिक करना है, जब भी आपको नंबर मिलेगा। अब देखो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वें में कहा है कि व्हाट पर्पस द हाइड्रोमीटर इन यूज द ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द बैटरीज। तो क्या होता है कि जब बैटरी चार्ज होती है तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का क्यों प्रयोग करते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, जो ग्रेविटीज़ है, स्पेसिक ग्रेविटी, क्या कहते हैं, स्पेसिक ग्रेविटी जो होती है SG, उसको ज्ञात करने के लिए, उसको देखने के लिए कि इसको स्पेसिक ग्रेविटी कितनी है, तो हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं हम ज्ञात, इलेक्ट्रोलाइट की, ELECTROLYTE, इलेक्ट्रोलाइट के करते हैं।
अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है अगर 1200 के आसपास होती है यूनिट्स के, 1200 यूनिट, तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। यदि 1000 यूनिट से कम जा रही है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ख़राब हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है 1200 से ऊपर 1250 या फिर 1300 के आसपास है तो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही अच्छा है। यदि 1000 से कम है तो वो क्या है, वो ख़राब हो चुका है, उसको उसमें क्या है आपको नया इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वें में कहा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू बी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे के नियम मैंने आपको बताया था, फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसके दो नियम थे, पहला नियम और दूसरा नियम, दो नियम। पहले नियम में हमने बस एक बीकर लिया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड थे और यहाँ पर हमने सप्लाई दी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होने लग गया, इधर यहाँ पर द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो जमने लग गया है। तो उसको हमने कह दिया m बराबर ZIT। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप में हुआ कि हमने सप्लाई दी इधर, और यहाँ पर m जो इसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि इलेक्ट्रोडों पर जम रहा है, तो उसको हमने कह दिया m। ये कितना जमा, ये m बराबर ZQ या फिर ZIT, इससे हमने ज्ञात कर लिया। तो ये था फर्स्ट लॉ, क्या था ये फर्स्ट लॉ। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, m बराबर ZIT, बी इसका आंसर है। लेकिन सेकंड नियम क्या होता है, इसमें 2 बीकर्स होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इधर भी, और इस वाले बीकर में भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इस प्रकार से जोड़ने के बाद हमने यहाँ को यहाँ सप्लाई देंगे और यहाँ से सप्लाई बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रोड है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मास है वो यहाँ पर चिपकेगा और यहाँ पर भी चिपकेगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि M1 बराबर ZQ, ठीक है। क्यों, यहाँ पर आवेश तो समान जाएगा, लेकिन M1 Z1 और M2 Z2, तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग 2 मास ज्ञात करने का तरीका पता चलता है, ठीक है, फैराडेज का सेकंड नियम में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो पहले का जो 18वें का जो आंसर है वो क्या है, बी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 19वें पे। तो 19 में कहा क्या है, तो 19वें क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द यूज एज द इलेक्ट्रोलाइट इन ए लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट वो सल्फ्यूरिक अम्ल करते हैं। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। और वो किस प्रकार का, डाइल्यूट का। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी की मात्रा, जो वाटर की मात्रा है वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो डाइल्यूट। एक होता है कंसनट्रेट, CONSENTRAT। कंसनट्रेट का मतलब है उसका पानी की मात्रा उसके अंदर बहुत कम होती है, एक तरह से कह सकते हैं वो प्योर है, और ये अनप्योर है। इस प्रकार का हमें यूज़ करना है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 20वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि आपको परिपथ का वोल्टेज बताना है, मतलब यहाँ पर आपको वोल्टेज बताना है। ये क्या है, 1.5। अब देखना यहाँ पर, देखो मैं इसका चित्र बना रहा हूँ, आप समझना थोड़ा सा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 क्या है, ये 6 सेल्स लगी हुई हैं और ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। इस प्रकार से पैरेलल में पोलैरिटी देखनी है, प्लस 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 और प्लस और प्लस, मतलब सबकी पोलैरिटी क्या है, सबकी एक समान है। यहाँ प्लस है तो इधर क्या होगी, इधर सबकी माइनस होगी। और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो क्या, 1.5 दी है। तो टोटल वोल्टेज आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में यदि सेम पोलैरिटी से सेम वैल्यू की सेल्स वगैरह कनेक्ट होती हैं तो आंसर जो टोटल आएगा उसका उतना ही आएगा जितना दे रखा है। मतलब 1.5 है तो 1.5 वोल्टेज ही इसका आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आंसर। यदि इनमें से किसी भी एक की पोलैरिटी अपोजिट होता है तो ये सेल क्या हो जाती, शॉर्ट हो जाती, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन द लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। मतलब ये है कि जो लेड एसिड बैटरी है उसके आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान जो प्लेट है उसकी पॉजिटिव वाली प्लेट, उस पर क्या प्रभाव होगा, मतलब क्या उस पर मिलता है।
तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव प्लेट होती है तो रिएक्शन के बाद क्या बन जाती है, वो लेड पर ऑक्साइड, मतलब PbO2 की प्लेट इसकी हो जाती है। ये कब होती है, आवेशन की प्रक्रिया या फिर आवेशन की रिएक्शन के दौरान होती है। और बाकी जो नेगेटिव वाली प्लेट मैंने बताई स्पॉन्जी लेड होता है Pb, मतलब Pb को बस आपको स्पंजी रूप में बोलना है, तो वो उसका आंसर था। बाकी ये वाली पॉजिटिव प्लेट होती है, ध्यान रखना। 21वें का बी आंसर। 22वां देखिए, 22वें कहा है कि वाई द वेंट प्लग इन द कीप द ओपन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द बैटरी। मतलब ये जो बैटरीज वगैरह होंगे इसमें वेंट प्लग होता है। क्या होता है, वेंट प्लग। जब बैटरी चार्ज होती रहती है तो वेंट प्लग को हम ओपन कर देते हैं। तो ओपन क्यों करते हैं, जिससे कि गैस वो निकलती रहे और अंदर का सफोकेशन टाइप का जो सिस्टम बनता है वो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है टू एस्केप द गैस फ्रीली, मतलब कि बाहर निकल सके, गैसों का स्वतंत्रतापूर्वक निकास हो सके, बाहर निकल सके, ठीक है। 22वें का आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा मेथड होगा कि बैटरी इज अ चार्ज एट ए लो करंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। देखो मैंने आपको बताया था शुरू में ही जो क्वेश्चन आया था कि बूस्ट चार्जिंग वाला, उसमें बूस्ट चार्जिंग आंसर था, लेकिन उसी के साथ मैंने बताया था कि यदि टाइम, चार्जिंग का टाइम बहुत ज़्यादा हो और जो चार्जिंग की करंट है वो बहुत कम हो, तो उसे कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इसमें बैटरी जो है ना ख़राब नहीं होती, बैटरी की एफिशिएंसी बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मतलब 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखो 24 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरीज कैन बी रिफ्लेक्टेड। मतलब शीशम समचायक बैटरी जो है उसके अंदर कठोर सल्फेशन का एक दोष हो जाता है, तो वो कैसे होगा या फिर कैसे पता करेंगे कि कैसे हुआ है वो, ठीक है। तो पहले तो यही जानना है कि हार्ड सल्फेशन होता क्या है। हार्ड सल्फेशन का मतलब यह है कि जब बैटरी को हम या तो ज़्यादा चार्ज कर देते हैं, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना, जब हम बैटरी को ज़्यादा चार्ज कर देते हैं तो इसकी प्लेट पर एक हार्ड सल्फेट की परत चढ़ने लगती है, जिसे हार्ड सल्फेशन कहते हैं। ये इसे छुटाना थोड़ा सा कैड़ा पड़ता है, ठीक है। इससे होती क्या है कि रिएक्शंस वगैरह हमारी नहीं हो पाती है, जिससे कि बैटरी और सेल्स वगैरह जो है जो भी है वो अच्छी तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज नहीं हो पाती है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हार्ड सल्फेशन को हटाने का एक ही दो तरीके होते हैं। वैसे तो पहला तरीका होता है कि इसको जो चार्ज करते हैं हम, एक तो पहली चीज़ इसको कभी फुल डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बैटरी को कभी फुल डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज़ कभी फुल चार्ज भी नहीं करना चाहिए कि 100% आपने चार्ज कर लिया। तो इन दोनों कारणों से क्या होती है, ये सल्फेशन का दोष होता है। अब यहाँ पर देखना है इनमें से कौन सा आंसर इसका है, ठीक है। 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखो सी ऑप्शन पढ़िए आप क्या है। इसमें कहा है रिचार्जिंग, जो हम चार्ज करेंगे एट द बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट द लो करंट। जब हम लो करंट के साथ बहुत ज़्यादा समय तक क्या करते हैं, हम चार्ज करते रहते हैं, तो लॉन्गर पीरियड, तो उस समय क्या हो जाती है, हार्ड सल्फेशन का गुण देखने को मिलता है। रिचार्जिंग के समय ध्यान रखना, रिचार्जिंग इसके अंदर ये इसका आंसर दे रखा है। बाकी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये भी आपको ध्यान रखना है, ना तो ज़्यादा चार्ज करना है और ना ही इसको डिस्चार्ज होने देना है, तो उससे भी इसका दोष होगा। 24 का आंसर क्या है, सी। 25 देखिए कि विच मटेरियल इज़ यूज एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन द सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ध्यान रखना किसका होता है, जिंक का होता है, ठीक है। 25 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। 26 देखिए, 26 में क्या कहा गया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसे ECE या फिर क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, ये किसके लिए बताना, ये होता क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उस किसके लिए, सिल्वर के लिए आपको बताना है। तो सिल्वर के लिए आप ध्यान रखना कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है। 1.1182 किसके होते हैं, सिल्वर का रिप्रेजेंटेशन होता है Ag। सिल्वर के लिए कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 1.1182। 26 का डी आंसर। अब आप देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ द लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के समय नेगेटिव प्लेट जो होती है, नेगेटिव प्लेट वो किसकी बनती है, वो बनती है PbSO4। PB मतलब लेड सल्फेट,
LEAD लेड, SULPHATE लेड सल्फेट की बन जाती है। डिस्चार्जिंग के समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव प्लेट किसकी बन जाती है? लेड सल्फेट की। 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द सेपरेटर इन द लेड एसिड बैटरी। तो जो सेपरेटर्स होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? जिससे कि नेगेटिव प्लेट और जो पॉजिटिव प्लेट है वो शॉर्ट ना हो, ठीक है, सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो 29, इसमें कहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड एसिड बैटरी। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 30 क्वेश्चन, इसमें का इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? ये इन्वर्टर का सर्किट है, बताना है कौन सा है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये है SCR। SCR की फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो SCR जहाँ पर हो वो इसका आंसर होगा। SCR यूज इन इन्वर्टर। तो इस वाले इन्वर्टर में क्या यूज किया गया है? SCR। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखिए 31 कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन द लेड एसिड बैटरी। तो मैंने आपको बताया था बेंडिंग हो जाना इलेक्ट्रोड का, क्या वो किसके कारण होता है? वो बकलिंग, ठीक है। ओ जो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 32, इसमें कहा है कि आउटपुट वोल्टेज आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पर ये जो सेल लगी हुई हैं ये सब श्रेणी में लगे, सीरीज़ में, SERIES। सीरीज़ के अंदर होता क्या है? यदि हम किसी भी डायरेक्शन में करंट को फॉलो करवाएं अपने अनुसार, करंट को फॉलो करवाते करवाते हमको क्या है, साथ में जितनी भी पोलैरिटी के साथ दे रखा है उसको लेके चलना है। जैसे इधर से करंट निकली, इधर से बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना है? 1.5। मेरी बात को ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ से आगे बढ़े तो नेगेटिव से हम बाहर निकले, मतलब नेगेटिव के साथ 1.5। उसके बाद फिर पॉजिटिव से बाहर निकले, पॉजिटिव से बाहर निकले तो 1.5। तो देखो एक पॉजिटिव 1.5, एक नेगेटिव 1.5, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 1.5 बचेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी। लेकिन इसका जो आपको आंसर दे रखा है भारत स्किल के अंदर वो कौन सा दे रखा है? डी। थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर आपको टिक करके आना है कौन सा? डी वाला। 4.5 वोल्ट आपको टिक करके आना है यदि नंबर चाहिए तो। लेकिन इसका आंसर कौन सा आ रहा है? हमारे अनुसार जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका 1.5 आ रहा है। लेकिन आपको जो भारत स्किल की PDF में दिया है वो 4.5 दिया है, ठीक है। तो आपको आंसर डी करके टिक आना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ यूज एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल। तो देखो ड्राई सेल के अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है कार्बन का, CARBON, कार्बन का, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। 33वें का बी आंसर। और व्हाट हैपन टू बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इफ लोड इंक्रीज। यदि लोड इंक्रीज होगा तो कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही लोड इंक्रीज होगा टर्मिनल वोल्टेज क्या होने लगती है? घटने लगती है। तो डिक्रीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा है कि हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट्स इन प्रिवेंटेड इन द वोल्टेज सेल। तो देखो पहली बात कि वोल्टेज सेल एक प्राइमरी सेल होती है, ठीक। इसमें सुरक्षा करनी है। सुरक्षा किससे करनी है? लोकल एक्शन से। लोकल एक्शन से सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं? जिसके इसमें जिंक प्लेट होती है, तो जिंक प्लेट पे क्या करते हैं? अमलगमेटिंग, मतलब कि जस्ते प्लेट का अमलगम करके, तो जिंक प्लेट जो होती है उसका अमलगम करके हम क्या कर सकते हैं कि लोकल एक्शन से सुरक्षा दे सकते हैं, ठीक है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। 36 देखिए, इसका आंसर आप बता दोगे कि व्हाट डज द लेटर जेड। जेड क्या क्या वो इंडिकेट करता है किसमें? इस फॉर्मूले में। तो इसमें M बराबर ZIT। फॉर्मूला क्या होता है? ZIT होता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है ये रॉन्ग लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एरर है। क्वेश्चन में क्या है? M/ZIT लिखा है, तो ये नहीं होगा, ये लिखा होगा M बराबर ZIT। आप इसको ध्यान रखना। तो इसमें पूछा है कि ये जो Z है ना, Z ये क्या है? तो मैंने आपको बताया था ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रो
केमिकल इक्विवेलेंट। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ELECTRO इलेक्ट्रो, CHEMICAL केमिकल, EQUIVALENT इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका मतलब है। तो 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है ये बताइए। ECE के व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो किसका बताना है? कॉपर का आपको बताना है। किसका? कॉपर का आपको बताना है। तो कॉपर का कितना हो जाएगा ये चीज़ ध्यान रखना। कॉपर का क्या है? 0.0329। ये किसका है? कॉपर का है, ठीक है। पर कुलाम में आता है क्योंकि इसके अंदर आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो पर कुलाम में कितना आवेश प्लेट पर इकट्ठा होता है वो चीज़ क्या होती है? केमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो ये 0.329 कॉपर के लिए है। और मैंने आपको बताया था AG के लिए कितना होता है? 1.1182 पर कुलाम। ये किसके लिए होता है? सिल्वर के लिए होता है। 37 का कौन सा आंसर है? ए इसका आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन क्या करा है इसमें? कहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द बकलिंग डिफेक्ट्स इन लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी के अंदर जो प्लेट मुड़ जाती है, ये मुड़ने का क्या कारण होता है? तो मैंने आपको बताया था, देखो तब मुड़ते हैं या तो हम इसको चार्ज ही ना करें या फिर बहुत ज़्यादा चार्ज कर दें, ठीक है। दोनों वजह से क्या था? प्लेटें मुड़ने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए, मतलब ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग। ये प्लेटें सबसे ज़्यादा खराब इसी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए। 39 इसमें कहा है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर ही होता है। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। इससे ही पता चलता है कि बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं चार्ज है। अब ये भी पता कैसे चलेगा? हाइड्रोमीटर में मैंने आपको बताया था कि यदि हाइड्रोमीटर से इलेक्ट्रोलाइट को नापते हैं या इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, यदि यह 1300 और 1100 इसके बीच में है तो वो चार्ज है। मतलब जितनी कम वैल्यू उतनी डिस्चार्ज और जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी चार्ज। अगर 1000 से कम है तो ये चार्ज ही नहीं, मतलब चार्ज तो है लेकिन उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, उसे चार्जिंग करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप देखिए 40वां क्वेश्चन। इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? कह रहा है कि विच पार्ट, कौन सा पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रॉनों का रिलीज करना, छोड़ना, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग, CHARGING, चार्जिंग होना चाहिए था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। इसमें होता क्या है देखो, ये इलेक्ट्रोड्स हैं दो, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ये चार्ज है, ये क्या है? ये चार्ज है। इसमें क्या है कि हमने लोड लगा दिया बाहर। जब हम लोड लगा देंगे तो होगा क्या? यहाँ से करंट प्रवाहित होगी I, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। तो ध्यान रखना करंट के अपोजिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव वाली प्लेट पे चले आएंगे। तो पॉजिटिव वाली प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, अधिकता। और जैसे ही हम इसको चार्ज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लगाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव था तो नेगेटिव लगाएंगे। तो होगा क्या? मैं इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता थी और यहाँ पॉजिटिव प्लेट थी, ये पॉजिटिव प्लेट। चार्जिंग के समय हम पॉजिटिव से यहाँ पे चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो पॉजिटिव वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, या फिर चार्जिंग के समय क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है कि एनोड क्या है? एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट। तो एनोड से ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। 40 नंबर का जो आंसर है बी होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, याद रखना। आशा करता हूँ कि 40वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये जो लेक्चर था 5वां था, इसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए साइलेंट बैटरीज़ के। अब जो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2, उसमें आपका वायरिंग प्रैक्टिस वाले MCQs होंगे। देखो 10 वीडियोज़ आनी है आपकी 5 वीडियोज़ हो चुकी हैं। हो सकता है कि 1 या 2 वीडियोज़ में मैं सारे मॉड्यूल्स करवा दूँ, 7 वीडियोज़ ही रखूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियोज़ रखूँगा तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे वीडियो ज़्यादा हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा कि 2 या 3 वीडियो के अंदर ही सारी टेट थ्योरी के क्वेश्चन आंसर मैं करा दूँगा। इन्हीं टेट थ्योरी के जो MCQs में चला रहा हूँ फर्स्ट ईयर वाली, उसी में से 38 तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। इससे भी एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जानेगा। तो जितनी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं इन सबको देख लेना
और आपका समय बच जाए तो आप क्या करो, उस वीडियो की स्पीड वगैरह बढ़ा के आप देख सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो आपके जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए बाय।